जी नमस्ते, स्वागत है। तो पिछले भाग में आपने देखा कि नन्हे मियाँ, गरीबदास और जानवरों ने मिलकर एक मजबूत आदर्श एनिमल फार्म की दीवार खड़ी की। पर इस आदर्श दीवार में भी कुछ शंकाएं और कुछ दरारें थीं। इन्हीं सवालों को लेकर जानवरों ने गरीबदास को एक दिन घेर भी लिया था। पर इससे पहले कि गरीबदास जानवरों की इन शंकाओं को दूर कर पाते, सबको ये एहसास हुआ कि शायद इस पूरे के पूरे न्यू एनिमल फार्म को ही जोन्स के प्रतिशोध की आग ने घेर लिया है। क्या ये नया एनिमल फार्म और उसकी ये मजबूत दीवार जोन्स की प्रतिशोध की ज्वाला को झेल पाई? इसी सवाल पर मैं और प्रकाश डालूंगा इसी भाग में आगे। कृपया जुड़े रहें। तो स्मरण करें उस जोन्स का जिसने जानवरों को उस जंगल से निकालकर एक एनिमल फार्म की स्थापना की थी। अब क्रांति की रात जानवरों ने जोन्स को खदेड़ भी दिया था, पर उल्टे पैर दौड़ते वक्त भी जोन्स ने यह वादा किया था कि ही विल बी बैक। और इसी एनिमल फार्म को वापस पाने के लिए वो लगातार कोशिशों में लगा भी हुआ था। उसने हिम्मत मर्दा मदद खुदा की नीति को अपनाते हुए उस इलाके के बाकी 11 एनिमल फार्म्स जो अभी भी मनुष्यों द्वारा संचालित थे उनसे संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। बताता चलूं कि जोन्स के पुराने फार्म को और इन 11 एनिमल फार्म्स जो मनुष्यों द्वारा संचालित थे उस इलाके में डर्टी डजन के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि दर्जन दुर्जन। ये एक तरीके का गिरोह था, एक रैकेट था जो आपस में तो अंडों के लिए, खेतों के लिए, फलों के लिए compete करता था, पर जब ये एनिमल फार्म्स सारे मिलके बाजार में अपनी चीज़ों को बेचते थे, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे, तो वहाँ पर आपस में ही गुटबाजी करके प्राइसेस को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में निर्धारित किया करते थे। ये कार्टेल था, जैसे कि 12-13 जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रियां हैं लैटिन अमेरिका में, फार ईस्ट में, खाड़ी मुल्कों में और जगह, ये भी दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, ये तेल का दाम अपने इंटरेस्ट को आगे रखकर ही डिसाइड करते हैं। यानी कि एक तरीके का ये कबीला बंदी करके मार्केट के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे ही थे वहाँ के 12 एनिमल फार्म्स, जिसमें से एक जो जोन्स का पुराना था उसके कब्जे से बाहर जा चुका था। जोन्स ने न्यू एनिमल फार्म को कभी न्यू एनिमल फार्म तक कहा भी नहीं, उसको वो हमेशा एनिमल फार्म कहा करता था और बाकी 11 मनुष्य लेड एनिमल फार्म्स के ओनर से संपर्क कर कर मदद की कोशिशें करता था। कहता था कि जिन जानवरों को वो जंगल से बचा के लाया वो अब नन्हे मियाँ और गरीबदास के राज में पूरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक उसने ये भी रूमर यानी कि अफवाह फैलानी शुरू की कि ये जानवर शायद कैनिबलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, अपने ही वंश के जानवर अपने ही वंश के जानवरों को भुखमरी की वजह से कभी कभी मार रहे हैं, और तो और आपस में प्रकृति के नियमों के विरुद्ध संबंध बना रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद ये जो 11 मनुष्य लेड एनिमल फार्म्स थे उन्होंने जोन्स की बात को ज़्यादा तरजीह दी नहीं। पर जो काम जोन्स की अनवरत कोशिशें नहीं कर पाईं वो नन्हे मियाँ और गरीबदास की विदेश नीति ने कर दिया। स्मरण रहे कि जो पक्षी न्यू एनिमल फार्म यानी कि नए आदर्श एनिमल फार्म में ट्वीट कर कर जन संचार, जन प्रसार किया करती थी, जानवरवाद अमर रहे के नारों को बाकी जानवरों तक पहुंचाया करती थी, अब ये डिसाइड किया गया कि ये बाकी जो 11 एनिमल फार्म्स हैं जहां अभी भी मनुष्यों का राज चलता है, वहां तक जानवरवाद के इन रोशन ख्यालों को पहुंचाने की कोशिश की जाए और वहाँ के जानवरों का भी मन बनाया जाए कि वो अपने इन दुराचारी मनुष्यों से निजात पाएं और न्यू एनिमल फार्म की अवधारणा में जुड़ जाएं। तो इस तरीके के ये फीलर्स पक्षी दूसरे एनिमल फार्म्स में यानी कि 11 एनिमल फार्म्स में जाकर दिया करते थे। वहाँ के जानवरों को ये एहसास दिलाया जाता था कि वो भी एक नए एनिमल फार्म से जुड़ सकते हैं, अपने संकटों से निजात पा सकते हैं। उनके अंदर एक चेतना का विकास किया गया कि वो अल्टीमेटली NRA हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट एनिमल। कोई भी अच्छा जानवर तो केवल न्यू एनिमल फार्म में ही हो सकता है, और बाकी जगह जो लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, ये वहाँ पर एक तरीके के प्रवासी हैं। इनकी मूल आत्मा तो नन्हे मियाँ और गरीबदास के ही न्यू एनिमल फार्म में बसती है। तो ये NRA वाले जानवर भी अपने अपने हालातों पे थोड़ा चिंतन मनन करने की प्रक्रिया में जुड़ गए। तो वक्त के साथ साथ नन्हे मियाँ और गरीबदास की विदेश नीति ने रंग लेना भी शुरू कर दिया। उनके जानवरवाद का प्रचार प्रसार धीरे धीरे इन प्रवासी यानी कि NRA नॉन रेजिडेंट एनिमल के दिलों में उतरने लगा। वो अपनी भी स्थिति पे विचार करने लगे कि इतनी मेहनत,
इतनी क्रूरता, इतना कष्ट झेलने की जगह अगर वो न्यू एनिमल फार्म के जानवरवाद के विचार से जुड़ जाएं तो उनकी मुक्ति निश्चित है। इसी के साथ साथ धीरे धीरे इन 11 एनिमल फार्म्स में कभी कभी म्यूटनी की यानी कि विद्रोह की बातें भी सामने आईं। किसी एनिमल फार्म की मुर्गियों ने अपने ही अंडों को तोड़ दिया, कहीं सुअरों ने बाड़ों को तोड़कर भागने की कोशिश की। इनफैक्ट इनोसेंट से दिखने वाले महामूर्ख खच्चरों ने भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने ओनर्स को दुलत्ती मारी। इससे पहले की स्थिति हाथ से निकले, इस डर्टी डजन यानी कि दर्जन दुर्जन ने यह डिसाइड किया कि वो जोन्स का साथ देंगे और न्यू एनिमल फार्म में से न्यू शब्द को हटाकर उसे एनिमल फार्म के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे और जोन्स की सत्ता वापस उसे मिलेगी। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि आने वाली अमावस यानी कि जो महीने की सबसे स्याह रात होगी, जो पंचांग के रूप से भी शुभ थी, इस दिन ये 12 के 12 इंसान और इनके कुछ जानवर मिलकर न्यू एनिमल फार्म पे धावा बोलेंगे और वहां धर्म की स्थापना फिर से करेंगे। तो अमावस की उस काली रात को जोन्स और उसके 11 साथियों ने मिलकर न्यू एनिमल फार्म की तरफ कूच की। पर इससे पहले कि उनका मुकाबला किसी जानवर से होता, जोन्स की नज़र गई उस एनिमल फार्म के बाहर लगे हज़ारों पेड़ों पे, उन दरख्तों पे जो शायद उसने बड़े चाव से किसी रोज़ लगाए थे। ये ज़्यादातर उपेक्षा के कारण सूख चुके थे और इनकी तल्ख नंगी टहनियों पर उल्टे लटके थे न जाने कितने गिद्ध, और आसमान में तैर रही थीं हज़ारों चीलें। इस दृश्य की संगीनियत पे जोन्स का विचार गया ही था कि उसके ऊपर झपट पड़ी उन कुशिक्षित बैडली एजुकेटेड कुत्तों की एक टोली। ये टोली ज्ञान में कम थी पर खूंखारियत में ज़्यादा। इन्हें शस्त्रों का इल्म तो कम था लेकिन रक्त पीने की आस उससे कहीं अधिक। ये एक धूमकेतु की तरह जोन्स और उसके साथियों पर काबिज हो गए। न केवल इनने जोन्स और उसके जानवरों का अहित किया, उसमें से कई लोगों का खून बहाया, पर शायद उससे भी कहीं ज़्यादा एक दूसरे को भी क्षति पहुंचाई। जोन्स और उसके आदमी डरे ज़रूर, पर उन्होंने थोड़ा संयम से काम लिया और किसी सूरत से इन कुशिक्षित कुत्तों का वध किया। इसी संयम ने उनका फ़ायदा अगली परिधि में करा जहां शिक्षित कुत्तों ने उनके ऊपर अटैक किया। इनको भी जोन्स और उसके लोगों ने मिलकर ठीक ठाक तरीके से पराजित कर दिया। शतरंज की इस बिसात पर पहली 2 मातों को देखकर फार्म हाउस पे दूर बैठे नन्हे मियाँ और गरीब दास ने ये मोशन पास किया कि इस न्यू एनिमल फार्म का दिमाग यानी कि मस्तिष्क सुअर है, और इस वक्त ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर शरीर पे कभी आपदा आए तो हम अपने सर को जैसे बचा लेते हैं, ठीक इसी बात पे अमल करते हुए इन सुअरों को भी फार्म हाउस के तहखाने यानी कि उसके सेफ हाउस में जाके शरण ले लेनी चाहिए। केवल नन्हे मियाँ को छोड़कर ज़्यादातर सुअर उस बेसमेंट में जाकर सुरक्षित हो गए। नन्हे मियाँ ने बाजी पलटती देखकर अपने दिमाग को दौड़ाया और सालों की उनकी पढ़ाई लिखाई उनके काम भी आई। नन्हे मियाँ न केवल जानवरवाद के प्रमुख विचारकों में से एक थे, पर उन्होंने उस फार्म से छोटी बड़ी हर चीज़ का नीति निर्माण भी किया था, चाहे वो उसकी अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, कमर्शियल पॉलिसी हो, और सुरक्षा तो थी ही। ऐसी स्थिति में जब उस न्यू एनिमल फार्म की पहली 2 सुरक्षा पंक्तियां जिसमें कुशिक्षित और शिक्षित कुत्ते थे, इनकी कलई खुल चुकी थी, जोन्स ने उन्हें तबाह कर दिया था और अब उनके गर्भगृह की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे संकट की स्थिति में नन्हे मियाँ ने नैतिक जिम्मेदारी ली और उस फार्म के 3 प्रमुख जानवरों को अपने वॉर रूम में मंत्रणा के लिए बुलाया। मंत्रणा में शामिल हुए बैलों के सरदार मिस्टर हस्तिन, घोड़ों के मुखिया मिस्टर विश्वास कुमार जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, और खच्चरों के सरपंच यानी कि मिस्टर मजबूर लाल। इन तीनों सज्जनों को बुलाकर यह कहा गया कि वक्त आ गया है कि हम अपनी अभेद त्रिशूल नीति का पालन करें। ये त्रिशूल नीति एक तरीके का उनका फाइनल स्टैंड था और उनका ये विश्वास था कि ये त्रिशूल फॉर्मेशन जिसमें बैल, खच्चर और अश्व जोन्स पर नन्हे मियाँ की नीति के अंतर्गत अगर प्रहार करेंगे तो हर स्थिति में मनुष्य की हार निश्चित है। पर मजे की बात यह थी कि जानवरवाद से रिलेटेड किसी भी चीज का अब तक कोई इम्तिहान नहीं हुआ था। ना बाहर के ज्ञान को न्यू एनिमल फार्म में आने की कोई इजाजत थी। ऐसे में कहना मुश्किल था कि ये ब्रह्मास्त्र, ये त्रिशूलीय फॉर्मेशन कितना कारगर सिद्ध होगा, और जिसका
शक था वही हुआ। ये त्रिशूल फॉर्मेशन जोन्स और मनुष्यों को पूरी तरीके से पता था, शायद ये बहुत पुरानी टैक्टिक थी, और उन्होंने बड़ी सहजता के साथ इन जानवरों को, इन बैलों को, अश्वों को और घोड़ों को परास्त किया और भागने पे विवश कर दिया। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि जो जानवर, चाहे वो कुशिक्षित कुत्ते हों, चाहे वो बैल हों, चाहे वो गधे हों, चाहे वो खच्चर हों, इन सबको जानवरवाद की ट्रेनिंग दी तो गई थी, पर इनका बीच बीच में इम्तिहान नहीं लिया जाता था ये जानने के लिए कि ये लड़ाई के लिए, युद्ध के दिन के लिए तैयार हैं भी या नहीं हैं। इन सारे इश्यूज को आज ही के दिन सरफेस पे आना था, और ऐसा लग ही रहा था कि अब शायद न्यू एनिमल फार्म के सुनहरे दिन अंत होने के कगार पे हैं। तो नन्हे मियाँ का हौसला अब लगभग पूरी तरीके से टूट चुका था, और टूट चुका था उनका जानवरवाद में वो अगाढ़ विश्वास जिसके लिए उन्होंने सालों से रिसर्च की थी, इतनी मेहनत करके इस न्यू एनिमल फार्म को आदर्श बनाया था। उनका आखिरी ब्रह्मास्त्र यानी कि उनका त्रिकोणीय युद्ध फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से कूड़े से भी बदतर हो चुका था। ऐसी स्थिति में जानवरों के अंदर आनन फानन की स्थिति थी, उनका मनोबल पूरी तरीके से ज़मीन में मिल गया था। क्या वो जानवरवाद असफल था? क्या उसमें कुछ त्रुटियां थीं? इन मूलभूत सवालों पर विचार करने का वक्त नहीं था। इसीलिए आपात धर्म को निभाते हुए इस आपातकाल में हमारे नन्हे मियाँ ने अपने अंदर कहीं छुपी हुई जानवरियत का ख्याल किया और अपने मुंह से कुछ मोगली जैसे स्वर निकाले कि मान लो वो कोई प्रार्थना हो ईश्वर से कि ये हारी हुई बाजी पलट जाए। और शायद ईश्वर ने भी उनकी सुनी, और सुनी उन जानवरों ने भी जिनको कभी जानवरवाद में शस्त्रों की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी और ना ही जानवरवाद का कोई खास पाठ पढ़ाया था। कह सकते हैं कि वो मूल रूप से जानवरियत से ही प्रेरित थे। ऐसे ही आवाज़ के बाद अचानक धरती फटी और वहाँ से निकले चिरौरी लाल चूहा और उनका पूरा गैंग, जिन्होंने जोन्स के सारे आतंकी मनुष्यों की पतलूनों में चढ़ चढ़कर उनकी जांघों में से खून बहाना शुरू कर दिया। पेड़ों में से और अपनी बाम्बियों में से निकल के जो सांप आए थे, उन्होंने भी मनुष्यों के गलों में बंध कर और उनके पैरों में बेड़ियां बंधकर उन्हें धरती पे गिरा दिया था। गिलहरियों ने भी जैसे छोटे छोटे ढेलों को जो वो इकट्ठा करती थी, कंचों की तरह फर्श पर फैला दिया था और उनका बैलेंस और बिगड़ा। साथ ही साथ जो पक्षी थे जो ट्वीट करते थे और जो चीलें हमें पहले मिली थी, उन्होंने भी मलमूत्र की ज़बरदस्त वर्षा आकाश से शुरू करी कि सारे के सारे डर्टी डजन यानी कि जोन्स और उसके मनुष्य ऑलमोस्ट अंधे होकर पिलर टू पोस्ट रन करने लगे। और अंततः जो रैबिट्स थे, उन्होंने जाके वहाँ पे पानी का जो एक टैंक था, जो हौस थी, उसके नल को भी खोल दिया और कुछ ही देर में कमर तक का पानी भर गया था। अब जोन्स जल, थल और पाताल तीनों की सेनाओं के सामने पूरी तरीके से हतप्रभ थे, परेशान थे। जोन्स को यह एहसास हो गया था कि शायद ये बाजी इन जानवरों ने जानवरियत का ध्यान करके पलट दी है, और किसी सूरत से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। जैसे जैसे जोन्स वहाँ भागता गया, पिछली बटालियन के विश्वास कुमार, हमारे जो खच्चर थे, हमारा जो हस्तिन ऑक्स था, इन सब ने भी अपने मन को और प्रबल किया और तिगुनी और चौगुनी वेग के साथ जोन्स के ऊपर, भागते हुए जोन्स पे और प्रहार किया। बड़ी ही मुश्किल के साथ जोन्स और उसका लाव लश्कर फार्म से बच पाया, और उसके बाद गूंजी फलक में जानवरवाद अमर हो की एक ज़बरदस्त प्रतिध्वनि। सबने नन्हे मियाँ को हाथों हाथ लिया, उनकी बहुत तारीफ हुई। इसके बाद जब ये पूरी घटना हो रही थी तो अचानक जब नज़र फार्म के मचान पे गई तो देखा कि गरीबदास और जो सुअर अब तक तहखाने में थे, वो इसी लड़ाई के किसी पल वापस मंच पर आ गए थे और नन्हे मियाँ को ताली बजा बजा कर अपनी तरफ बुला रहे थे। नन्हे मियाँ भी इस बात को खुल के तो नहीं कह रहे थे कि आज जानवरियत ने ही बाजी बचाई है, लेकिन खुश तो खैर वो भी थे। जब वो मंच पे आए तो गरीबदास ने बाकायदा उनको एक मेडल दिया और मेडल पे लिखा था महाजानवर पुरस्कार। फिर से सारे जानवरों ने जानवरवाद अमर रहे का गीत गाया और बहुत हर्ष और बहुत उल्लास था। नन्हे मियाँ का नाम पूरी तरीके से पटल पे छाया हुआ था। इसी बीच में सुअरों की एक टोली ने माइक को अपने हाथ में लिया और बहुत जोर से कहा कि करने वाले तो नन्हे हैं पर कराने वाले तो गरीबदास हैं। तो अगर महाजानवर का युद्ध का तमगा हमने नन्हे मियाँ को दिया है,
तो शायद अपनी नैतिक सोच के लिए और हमारे पूरे फार्म के गार्डियन होने के लिए जो हमारे गरीबदास हैं, जिनकी प्रेयर्स ने, जिन्होंने अपने आंतरिक विचारों से, अपनी मन की शक्ति से नन्हे मियाँ को निर्देशन दिए, ये तो महाजानवर नहीं, ये तो महान जानवर हैं। तो इसलिए इसी वक्त उनको भी जानवरों ने, खासतौर पे सुअरों ने, महान जानवर का पुरस्कार दिया। ये देखकर नन्हे मियाँ को पहली बार ऐसा लगा कि उनका मोमेंट इन द सन, उनका थंडर थोड़ा सा स्टील किया जा रहा है। और जानवरों को भी लगा कि शायद पहली बार नन्हे मियाँ और गरीबदास की आंखों में एक दूसरे के प्रति कुछ शंका थी। उनके प्रेम का धागा अब एक गांठ में परिवर्तित हो चुका था। क्या ये गांठ आने वाले दिनों में खुल पाई, या फिर और बड़ी होकर इसने के पूरे तंत्र को ही ध्वस्त कर दिया? इन्हीं सवालों पे मैं और प्रकाश डालूंगा अगले भाग में। कृपया मुझसे भाग 5 में ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।